नमस्कार। इस खास लीगल विश्लेषण में आपका स्वागत है। एक सीनियर लीगल कंसल्टेंट के नज़रिए से आज हम भारत में राइट ऑफ पब्लिसिटी यानी प्रचार के अधिकार के कानूनी पेज समझेंगे। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं या लॉ स्टूडेंट हैं तो कंप्लायंस से जुड़ी ये मास्टर क्लास आपके लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि पहचान से जुड़े ये अधिकार कैसे काम करते हैं। इस सेशन का एजेंडा काफी क्रिस्प है। हम पब्लिसिटी राइट्स की बेसिक परिभाषा से शुरू करेंगे, कुछ मशहूर सेलिब्रिटी केस स्टडीज देखेंगे, साइबर स्क्वॉटिंग पर बात करेंगे और आखिर में एक कॉर्पोरेट रिस्क कंप्लायंस चेकलिस्ट और कुछ प्रैक्टिस सवालों के साथ इसे रैप अप करेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, पब्लिसिटी राइट्स को डिफाइन करना। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत में राइट ऑफ पब्लिसिटी के लिए कोई एक अलग से डेडिकेटेड कानून है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके बजाय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही एक अहम हिस्सा माना है। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी अपनी एक बेहद सुरक्षित प्रॉपर्टी है और कोई भी बिना परमिशन के इसका कमर्शियल यूज या व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो कि कोई एक इकलौता कानून नहीं है, तो अदालतें क्या करती हैं? वो अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानूनों को आपस में जोड़कर इस अधिकार की रक्षा करती हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी बिना परमिशन के किसी का चेहरा या नाम अपने विज्ञापन में इस्तेमाल करती है, तो वो एक ही झटके में प्राइवेसी राइट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट इन सभी कानूनों का उल्लंघन कर बैठती है। और इस लीगल सोर्स को देखिए, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी के ऐतिहासिक फैसले ने इस अधिकार को एक चट्टान की तरह मजबूत कर दिया है। इस फैसले ने कॉर्पोरेट कंपनियों को साफ चेतावनी दे दी है कि किसी की भी पहचान को बिना उसकी इजाज़त के बेचना या उससे मुनाफा कमाना सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। सेक्शन 2 सेलिब्रिटी लाइकनेस केस स्टडीज। चलिए अब थ्योरी से निकलकर कुछ रियल वर्ल्ड मामलों पर नजर डालते हैं जहां ऐसी गलतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। किसी भी सेलिब्रिटी की पहचान को एक एक्सक्लूसिव कमर्शियल रियल एस्टेट की तरह सोचिए। साल 1996 के मशहूर डीएम एंटरटेनमेंट केस में ठीक यही हुआ था। एक कंपनी ने इस प्राइम प्रॉपर्टी पर बिना परमिट कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने बाजार में ऐसे बैटरी वाले खिलौने उतार दिए जो बिल्कुल मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी की तरह दिखते थे और उन्हीं की आवाज में गाते थे। और हाँ, इसके लिए कोई कमर्शियल ऑथराइजेशन नहीं लिया गया था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला एकदम साफ था। उन्होंने एक परमानेंट इंजंक्शन जारी किया और ये स्पष्ट कर दिया कि किसी भी सेलिब्रिटी की पहचान की अपनी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। आप अपना कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ाने के लिए उसे हाईजैक नहीं कर सकते। ये जो कोर्ट आप देख रहे हैं वो इसी बात को बेहतरीन तरीके से समझाता है। किसी की पॉपुलैरिटी की पीठ पर सवार होकर मुनाफा कमाना बहुत महंगा पड़ सकता है, चाहे वो सौरव गांगुली के नाम पर बिना इजाजत कोई कॉन्टेस्ट चलाना हो या फिर टाइटन के तनिष्क ब्रांड द्वारा अमिताभ और जया बच्चन की तस्वीरों का बिलबोर्ड्स पर अनधिकृत इस्तेमाल, यहाँ तक कि काजल अग्रवाल के मामले की तरह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी प्रमोशनल मटेरियल का इस्तेमाल करते रहना। ये सब भयंकर लीगल ब्लंडर्स हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, डिजिटल पर्सोना और साइबर स्क्वॉटिंग। अब जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हुई, ये कानूनी लड़ाइयां भी स्वाभाविक रूप से ऑनलाइन शिफ्ट हो गईं। 2011 का अरुण जेटली डोमेन नेम विवाद हो, 2014 का सोनू निगम ट्विटर केस हो या फिर 2015 का टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री साइबर स्क्वॉटिंग मामला, अदालतों ने ये साफ कर दिया है कि ऑफलाइन मिलने वाली सुरक्षा ऑनलाइन भी लागू होगी। किसी मशहूर व्यक्ति के नाम का डोमेन रजिस्टर करना या ट्विटर पर बिना अनुमति प्रमोशन करना, आसान शब्दों में ये डिजिटल पहचान की चोरी है। सेक्शन 4 डिफेंसेस और इन्फ्रिंजमेंट टेस्ट्स। तो सवाल ये उठता है कि अदालतें ये कैसे तय करती हैं कि वास्तव में कानून टूटा है या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके लिए एक बहुत ही क्लियर टेस्ट बना रखा है। केस जीतने के लिए वादी को साबित करना होता है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से एक सेलिब्रिटी है, उस अनधिकृत मटेरियल में उसकी पहचान आसानी से हो रही है और सामने वाले ने इसका अनुचित कमर्शियल फायदा उठाया है। अगर ये बातें साबित हो गईं और मामला किसी मान्य लीगल अपवाद के तहत नहीं आता, तो उल्लंघन पक्का है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इन्फ्रिंजमेंट साबित करने के लिए ये दिखाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ग्राहकों के साथ कोई धोखाधड़ी हुई है या वे गुमराह हुए हैं। जी नहीं, अगर आपने सिर्फ अपने कमर्शियल फायदे के लिए किसी की पहचान का इस्तेमाल किया है, तो इतना ही काफी है आपके खिलाफ इंजंक्शन और भारी भरकम दंडात्मक हर्जाना लगाने के लिए। सेक्शन 5 कॉर्पोरेट रिस्क कंप्लायंस चेकलिस्ट।
चलिए देखते हैं कि डे टू डे रिस्क असेसमेंट के दौरान हम अपनी कंपनियों को इन मुकदमों से कैसे बचा सकते हैं। अगर आप स्पॉन्सरशिप अग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं तो आपकी ड्राफ्टिंग एकदम वाटर टाइट होनी चाहिए। हमेशा एक रिटन साइंड कंसेंट डॉक्यूमेंट लें। उसमें बिल्कुल साफ शब्दों में लिखें कि कौन सा मीडिया अप्रूव्ड है, कितने समय तक इस्तेमाल होगा और सबसे ज़रूरी बात, कौन सी तस्वीरें या फॉर्मेट्स पूरी तरह से ऑफ लिमिट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी भी अस्पष्टता एक बड़ा लीगल रिस्क बन सकती है। आखिरी सेक्शन, फाइनल रिव्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं कि हमने जो डिस्कस किया वो कितना समझ आया। प्रैक्टिस प्रश्न 1। क्या भारत में राइट ऑफ पब्लिसिटी के उल्लंघन का दावा करने के लिए ग्राहक को गुमराह करने या धोखाधड़ी का ठोस सबूत होना जरूरी है? थोड़ा सोचिए। दलेर मेहंदी और अमिताभ बच्चन वाले मामलों में अदालतों ने क्या पैमाना तय किया था? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। राइट ऑफ पब्लिसिटी पारंपरिक झूठे विज्ञापनों के कानूनों से काफी अलग है। इसमें मूल उल्लंघन बिना परमिशन के किया गया व्यावसायिक इस्तेमाल ही है, खासकर तब जब सेलिब्रिटी को आसानी से पहचाना जा सके। प्रैक्टिस प्रश्न 2। क्या किसी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद पब्लिसिटी के अधिकार भारतीय कानून के तहत स्पष्ट रूप से उनके परिवार या उत्तराधिकारियों को मिल जाते हैं? स्टैट्यूटरी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच के उस फर्क को याद कीजिए। जवाब है कि इस मामले में कानून अभी भी काफी धुंधला या एम्बिग्युअस है। चूंकि कोई एक फिक्स कानून नहीं है, इसलिए कॉरपोरेट कंपनियों को सिर्फ कानूनी सुरक्षा का अनुमान लगाने के बजाय स्पष्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए इन पोस्टमार्टम अधिकारों को पहले ही तय कर लेना चाहिए। तो आखिर में हमारा टेक अवे क्या है? आर्टिकल 21, ट्रेडमार्क की लिमिट्स और एकदम क्लियर कंसेंट को समझना सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहचान की चोरी के महंगे मुकदमों से बचने का यही सबसे बड़ा शील्ड है। और अब एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज के इस दौर में जहां डीप फेक और एआई जैसी तकनीकें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, क्या हमारी कंपनियों के मौजूदा कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स भविष्य की इन भयंकर प्राइवेसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सच में तैयार हैं? इस विचार के साथ आज का ये लीगल विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।